हेलो फ्रेंड्स, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर इंग्लिश में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बेसिकली बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए है। 15 तारीख को जो होगा पेपर, ये पुराना पेपर है और उसका सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। 50 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, ऑप्शन क्या है उनको भी देखेंगे, अच्छे से आपको जानकारी देंगे। स्टार्ट से एंड तक बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सब समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक यानी ऑप्शन फिल करना है। देयर इज़ समथिंग स्पेशल डैश हिम। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे। यहाँ पर प्रपोजिशन की पहली एरर है, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन हमें लगाने यहाँ पर। अब प्रपोजिशन होता है क्या, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रपोजिशन के बारे में पता होनी चाहिए। प्रपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। प्रपोजिशन क्या होता है, 2 वर्ड को रिलेट करता है। अब ध्यान दीजिए, इस समथिंग स्पेशल को आपको रिलेट करना है इस हिम से। इस समथिंग स्पेशल को आपको रिलेट करना है इस हिम से। तो यहाँ पर रिलेटिंग प्रपोजिशन हमें लगाना पड़ेगा। एक बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इन सारे प्रपोजिशन के बारे में आपको आनी चाहिए। जैसे ऑफ का यूज हम कब करते हैं, ऑफ को हम जनरली प्रपोजिशन ऑफ रिलेशन बोलते हैं, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन बोलते हैं, प्रपोजिशन ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं। तो ऑफ जो है जनरल प्रपोजिशन है, इसे इसका मीनिंग होता है या तो किसी को रिलेशन बताने के लिए, किसी को पोजीशन बताने के लिए और किसी का सिलेक्शन बताने के लिए। तो सिलेक्शन, पोजीशन और रिलेशन की जो प्रपोजिशन होती है ऑफ होती है। ना ही यहाँ पर कोई सिलेक्शन है, ना ही यहाँ पर कोई पोजीशन है, ना ही यहाँ पर कोई रिलेशन है। तो यहाँ पर ऑफ को तो हम पहले ही ख़त्म कर देंगे, ऑप्शन नंबर ऑफ तो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास बचा अबाउट। अबाउट प्रपोजिशन है रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर हिम के बारे में कोई चीज़ रिलेटेड बता रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन ऑफ फॉर लगाएंगे, प्रपोजिशन अबाउट लगाएंगे। अगर प्रपोजिशन फॉर की बात करें तो प्रपोजिशन फॉर जो होता है इसे हम जनरल प्रपोजिशन बोलते हैं, प्रपोजिशन ऑफ बेनिफिशियरी। यानी ये प्रपोजिशन हम उस प्रोनाउन या उस नाउन के पहले लगाते हैं जो नाउन या जो प्रोनाउन किसी एक्शन या किसी चीज़ का बेनिफिशियरी हो, रिसीवर हो, उसे हम बोलते हैं। तो ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है जो कि ये हिम रिसीव कर रहा है। अगर कुछ हो ही नहीं रहा है तो ये हिम रिसीव नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हिम के बारे में कुछ डेफिनेटली बताया जा रहा है, कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में बताई जा रही होगी तो प्रपोजिशन अबाउट लगाते हैं। अबाउट का मतलब होता है रिलेटेड टू। इनसाइड नहीं लगाएंगे, इनसाइड उसके अंदर होता है ना, इनसाइड नहीं हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर छोटी छोटी बातें और बारीक बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं वो जानकारी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। माई वाइफ आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड एवर बीन कन्विक्टेड। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो जनरली प्रपोजिशन लेते हैं, कुछ फिक्स्ड मान सकते हो, बट जनरली कोई प्रपोजिशन फिक्स होता नहीं है, ध्यान रखना। बट ये क्या होता है कि ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ यही प्रपोजिशन बार बार यूज किया जाता है, तो उसे फिक्स्ड प्रपोजिशन बोलने लगते हैं लोग। बट एक्चुअल में कोई फिक्स प्रपोजिशन नहीं है, ना ही पूरी इंग्लिश ग्रामर में कोई रूल है। अगर आपको कोई रूल पढ़ा रहा है तो भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है तो भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपको जनरल मीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माई वाइफ आस्क्ड हिम। आस्क ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आया है, बिल्कुल सही। आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दे रखा है, ही हैड एवर बीन। हमें कैसे पता चला ही हैड ही है, क्योंकि यहाँ पर बिन दे रखा है ना। तो इफ़ ही हैड एवर बिन कन्विक्टेड समवन ऑफ समथिंग होता है, कन्विक्ट समवन ऑफ समथिंग होता है, ध्यान से ना, कन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग होता है। अब यहाँ पर प्रपोजिशन हमें लगाना चाहिए ऑफ। तो ऑफ जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपका आ जाए बीरेफ्ट, है ना, ध्यान से देखना, बीरेफ्ट समबडी ऑफ समथिंग, ओ ऑफ वाला ध्यान दीजिएगा। बीरेफ्ट के साथ भी ऑफ लगाते हैं ना। डिवॉइड, बीरेफ्ट का मतलब होता है वंचित करना, डिवॉइड का भी मतलब होता है वंचित करना। डिवॉइड समबडी ऑफ समथिंग, इसका भी मतलब वंचित करना होता है ना। बेरेप्ट हो गया, डिवॉइड हो गया। डिप्राइव है ना, डिप्राइव का भी मतलब होता है वंचित करना। डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी ऑफ लगेगा, यानी बेरेप्ट के साथ भी ऑफ आता है, डिप्राइव के साथ भी ऑफ आता है ना। और क्या होता है, बेरेफ्ट के साथ, डिप्राइव के साथ ये हो जाएगा आपका, और कन्विक्ट के साथ, इनके साथ प्रिपरेशन ऑफ आता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 53 देखते हैं। आई एम सॉरी दैट यू डैश कम टू द पार्टी। आई एम सॉरी, अगर हम देखें मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, दैट तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारी होगी वो ध्यान दीजिएगा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। तो प्रेजेंट क्लास आई एम सॉरी दैट, ये कंडीशनल नहीं है, फिर भी मैं जनरल बात बता रहा हूँ, कंडीशनल नहीं है। आई एम सॉरी दैट यू डैश कम टू द पार्टी। अब ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर या तो प्रेजेंट में आएगा तो फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे, कैन नॉट लिखा है, कुडंट लिखा है, हैजंट लिखा है, हैडंट लिखा है। हैडंट ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आ सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट दे रखा है।
हैज़ेंट तब यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब आप करते हो जब आप पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने लगते हो, यानी पास्ट में कोई एक्शन हुआ हो और उसका इम्पैक्ट अगर जब तक प्रेजेंट तक हो तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा सेंस नहीं आ रहा है, ये कह रहा है मुझे खेद है, दैट आई कैन नॉट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी नहीं आ सकता हूँ, है ना। कुड नॉट लगाएंगे तो पास्ट का वर्जन लगाने लगेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैंने पार्टी नहीं आ सकता हूँ, तो ये कैन नॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैन नॉट। आपको पता है कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कम फर्स्ट फॉर्म है, तो कैन नॉट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 53 आपका आंसर सही हो गया। 54 देखते हैं, लिखा आई यूजुअली। अब आपके पास कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे यूजुअली हो जाए, ऑलवेज हो जाए, इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स होती हैं, ये क्या दिखाती हैं, कोई हैबिचुअल एक्शन को दिखाती हैं। अब जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं तो वो इंडेफिनेट फॉर्म में रखे जाते हैं। इंडेफिनेट फॉर्म कहने का मतलब है, अब जनरली जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि कोई सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब बना पाओगे, तो कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप तभी बना पाओगे जब उस सेंटेंस यानी जिस स्टेटमेंट या जिस बात के बारे में आप बात कर रहे हो वो या तो कोई हैबिचुअल हो, या तो कोई फैक्ट हो, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अगर इनमें तीनों में से कोई भी चीज़ वो रिप्रेजेंट कर रही तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दोगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई यूजुअली डैश चपाती फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वो यूजुअली चपाती लेता है, बट लेकिन यस्टरडे आई हैड टोस्ट, लेकिन कल मैंने टोस्ट लिया। इसका मतलब ये यस्टरडे आई हैड टोस्ट ये वन टाइम एक्शन है जो कि पास्ट की बात कर रहा है। तो ये जो बात कही गई ये उसकी हैबिचुअल एक्शन, अगर हैबिचुअल एक्शन है तो हमारा इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। इंडेफिनिट टेंस में रहेगा इसका मतलब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए इसे। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास ध्यान दीजिएगा कौन होगा, हैड बिन तो पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड बिन पास्ट परफेक्ट हो गया, ख़त्म। हैड पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ख़त्म। हैव बिन प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ख़त्म। हमारे पास ऑप्शन बचा डी, आई हैव, है ना, सॉरी आई यूजुअली हैव। तो आई के साथ हैव आता है, बिल्कुल सही। आई यूजुअली हैव चपाती ब्रेकफास्ट का मतलब है मैं अक्सर चपाती ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, अक्सर मैं ब्रेकफास्ट में चपाती लेता हूँ, लेकिन कल मैंने टोस्ट लिया, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। द टीचर गेव अ लेक्चर इन विच सी पॉइंटेड आउट, तो बड़ा आसान है, सी पॉइंटेड आउट एन एरर इन द नोट्स। टीचर ने जो लेक्चर दिया था उसमें उसने एक एरर फाइंड की। पॉइंट आउट का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, है ना। पॉइंट आउट एक आपको पता है ना फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, व्हेनेवर अ प्रीपोजिशन कम्स विद अ वर्ब दैट बिकम्स फ्रेजल वर्ब, तो ये फ्रेजल वर्ब है। पॉइंट आउट का मतलब होता है टू इंडिकेट, टू फाइंड समथिंग, इसे पॉइंट आउट बोलते हैं ना। पॉइंट आउट कर लिया, पता लगा लिया। तो टीचर गेव अ लेक्चर इन विच, जिसमें शी पॉइंटेड आउट, सी पॉइंटेड आउट, सी ने एक पता लगाया, क्या पता लगाया, एन एरर इन द नोट्स, इन द नोट्स, एरर फाइंड किया उसने। तो पॉइंट आउट बड़ा आसान है आपके नंबर 55 का भी। ध्यान दीजिए पेपर बहुत ईजी होता है, अगर थोड़ा बहुत आपको मतलब थोड़ा बहुत क्या आपको नॉलेज तो अच्छी होगी, और अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज अच्छी नहीं भी है तब भी आप इस पेपर को आसानी से टैकल कर सकते हो। कुछ तरीके और भी बताऊंगा, पेपर में बने रहिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 हमें फाइंड करना है सिनोनिम, अपोजिट फाइंड करना है, दैट मीन्स इसका आपको एंटोनिम फाइंड करना है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब होता है बहुत ही जो मौन हो, क्या था ना, मौन हो, इनएक्टिव हो। क्वेश्चन का मतलब होता है मौन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है मेरे बच्चों, ध्यान देना, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मौन। इधर बहुत ही मौन रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है, पैसिव है ना। पैसिव इसका सिनोनिम हो सकता है, पैसिव इसका सिनोनिम हो सकता है। आपको इसे डोरमेंट बोल सकते हो, क्वेश्चन का सिनोनिम डोरमेंट भी हो जाएगा। डोरमेंट बेसिकली ध्यान दीजिएगा, डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, है ना। फिर से लिख देता हूँ, डोरमेंट की स्पेलिंग DORMANT। आपने देखा हो बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में डोरमेंट हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, है ना। डोरमेंट हो जाना है, इसे आइडल बोल सकते हो, इसका सिनोनिम भी हो सकता है। क्वेश्चन जो इंसान क्वेश्चन होता है बहुत ही आइडल होता है, तो लेजी होता है ना, आप बोल सकते हो उसे। लेटेंट बोलते हैं, आपने लेटेंट हीट सुना होगा, उस टाइप का, गुप्त उष्मा जिसे बोलते हैं आप। तो क्वेश्चन का मतलब होती है जो ना, क्या हो जाएगा इसका, आपको फाइंड करना है एंटोनिम। तो इनएक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, इनएक्टिव जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, और हमें फाइंड करना है इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, इसके लिए आपके तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ खास तो इसमें मैंने करना ही नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम इसका एक्टिव हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अच्छा, बाकी जो देखो डोरमेंट दे रखा है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। वीक का मतलब कमजोर होता है। अनकंसर्न्ड जो संबंधित ना हो या फिर जो वरीड ना हो, चिंतित ना हो, उसका अनकंसर्न्ड है। आगे बढ़ते हैं, 57 देखते हैं। जेन्यून, जेन्यून का मतलब होता है बहुत ही यथार्थवादी, एग्जैक्टली, राइट, ओरिजिनल, लीगल, लेजिटिमेट, रियल, ये सब जेन्युइन के सिनोनिम हो जाएंगे। तो जेन्युइन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसके सिनोनिम मैंने अभी बोला है। कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार फिर से सुन लेंगे। ऑथेंटिक हो सकता है,
ऑथेंटिक, है ना, ऑथेंटिक हो सकता है। किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले, उससे पहले आप उसकी वोकैब को फोकस करिएगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो चाइनीज हो, जो भी लैंग्वेज है सबसे पहले उसकी वोकैब पर फोकस करिए, आप अच्छा कर पाएंगे। तो जेन्यून का मतलब होता है यथार्थ, रियल, ओरिजिनल, है ना, लेजिटिमेट जिसे बोलते हो आप। तो ऑथेंटिक हो सकता है, रियल हो सकता है, इसका सिनोनिम रियल हो सकता है, ओरिजिनल हो सकता है, ओरिजिनल, है ना, बहुत ही ना ओरिजिनल है, कितनी ओरिजिनल आइडिया है। एक्चुअल बोल सकते हो इसे, एक्चुअल है ना, एक्चुअल हो सकता है आपका। आप लेजिटिमेट आपने वो सुन रखा होगा, लेजिटिमेट, है ना, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट हो। अरे पक्का, पक्का जानते हो ना, हिंदी में बोलते हो पक्का आऊँगा, है ना, तो ओरिजिनल वाला पक्का, तो पक्का इंग्लिश वर्ड है PUKKA, पक्का। पक्का मतलब ओरिजिनल होता है, ध्यान रखना, एक नया वर्ड आपके लिए मिल रहा है स्पोकन के लिए, पक्का, है ना। तो जेन्यून का मतलब होता है पक्का, लेजिटिमेट। अब आपको यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। डायरेक्ट मतलब होता है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, डायरेक्ट बोलते नहीं है। फोर्थराइट का भी मतलब होता है जो बहुत ही क्लियर कट इंसान हो, एकदम स्पष्टवादी हो, उसे फोर्थराइट बोलते हैं। तो हमारे पास फ्रॉडुलेंट बता, फ्रॉडुलेंट वो इंसान होता है जो बहुत ही धोखेबाज हो, नहीं, वो फ्रॉड चीज़ें ज़्यादा करता है, जालसाजी वाला ज़्यादा काम करता है। तो फ्रॉडुलेंट याद हो जाएगा, जो धोखेबाज हो, जो जालसाजी वाली, जो नकली काम ज़्यादा करता हो, उसे बोलते हैं। तो जेन्यून का उल्टा फ्रॉडुलेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिलिटिल 58, बिलिटिल का मतलब होता है किसी को कम आंकना, किसी की वैल्यू, किसी की पावर, किसी की क्या बोलते हैं, किसी की पावर हो, किसी की वैल्यू हो, उसको कम आंकना, कहते नहीं, अंडर एस्टिमेट करना किसी को। आपने सुन रखा होगा बिलिटिल, बिलिटिल वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को कम आंकना, यानी अंडर रेट करना, अंडर रेट करना, है ना। अंडर रेट की स्पेलिंग ध्यान रखना, UNDERRAT, यानी डबल आर है इसमें, अंडर रेट करना। अंडर एस्टिमेट भी आपने वर्ड सुन रखा होगा। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे और बड़ी आसानी से आप सिनोनिम इनके तैयार कर सकते हो लिख कर। अंडर एस्टिमेट हो सकता है, अंडर ग्रेड हो सकता है, डाउन ग्रेड आप सुन सकते हो, डाउन ग्रेड हो सकता है, डाउन ग्रेड हो सकता है ना। ये सब इसका सिनोनिम हो सकता है। मिनिमाइज भी हो सकता है सिनोनिम। बिलिटिल का मतलब होता है मिनिमाइज, किसी को मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज जानते हो ना, खूब करते होगे चीज़ों को, मिनिमाइज मतलब कम कर देना किसी चीज़ को। अंडर वैल्यू जानते हो, अंडर वैल्यू कर देना, है ना, कम कर देना वैल्यू की किसी को, है ना, अंडर वैल्यू कर देना, तो अंडर वैल्यू इसका सिनोनिम हो जाएगा। अंडर रेट जानते ही हो, अंडर रेट कर देना, है ना, अंडर रेट हो जाएगा। या सिंपली आप खूब बोलते हो डोंट ट्रीट मी लाइटली, तो ट्रीट समवन लाइटली, इसके लिए भी ये भी हो जाएगा, है ना, ट्रीट समवन लाइटली, तो ट्रीट लाइटली, LIGHTLY, है ना, लाइटली, ट्रीट समवन लाइटली, ये भी हो जाता है ना, किसी को कम आंकना। तो हमें क्या फाइंड करना था, एंटोनिम फाइंड करना था। बिलिटिल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की निंदा करना। फ्लैटर का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग करते हैं ना, मक्खनबाजी करते हैं ना, बटरिंग करते हैं, उससे फ्लैटर करते हैं। तो फ्लैटरिंग मतलब होता है चापलूसी करना, जी हजूरी करना, हाँ हजूरी करना, उसे फ्लैटरिंग करना बोलते हैं। अडोर का मतलब होता है गुणगान करना, बहुत ज़्यादा किसी को पूजना, अडोरेबल हो, जो आपके लिए पूजनीय हो, उसे अडोर करना। अडोर का मतलब होता है गुणगान करना किसी के। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो बिलिटिल का मतलब होता है कम करना और एग्जैजरेट का मतलब होता है एक्सपेंशन, बढ़ाना। सो एग्जैजरेट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। एग्जैक्टली जो अपोजिट आंसर है बिलिटिल का, वो एग्जैजरेट होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 59 को देखते हैं। 59 में हमें देखना है कि सिनोनिम फाइंड करना है। सिमिलर देखो लिखा है सिमिलर वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग मतलब सिमिलर वर्ड देखना है। एरनियस का मतलब होता है गलती करने वाला, यानी जहाँ पर जो गलती करे, जो गलती हो, उसे बोलते हैं एरनियस। तो एरनियस तो आपको पता ही आसानी से कर लोगे। एरनियस का मतलब होता है गलती, तो इसका सिनोनिम में फाइंड करना है, रॉन्ग हो जाएगा, मिस्टेक। अब आसान है ये वर्ड, एरनियस आसान है ना, तो वो रॉन्ग इसका सिनोनिम हो जाएगा। वीक का मतलब कमज़ोर होता है। इरेडेट क्या होता है, इरेडेट तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, इरोड होता है। इरोड का मतलब होता है छीण होना, आपने सुना होगा छीण होना। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा कोपित करिएगा, सॉरी। इरेडेट का मतलब होता है, इरेड नहीं, इरोड होता है। और अगर ये वर्ड सही लिखा है तो इरोड होना चाहिए था यहाँ पर, या तो इरेज होना चाहिए था, इरेज, है ना। इरेज का भी मतलब होता है मिटाना। जैसे पेंसिल से कुछ लिखते हो या पेन से कुछ लिखते हो, जैसे मिटा दो, पेंसिल से जब लिखाते हो तो मिटा देते हो, तो इसे इरेजर बोलते हैं ना, इस टाइप का इरेज करना होता है। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस। तो एरनियस का मतलब गलती, तो रॉन्ग इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नहीं 60 देखते हैं। 60 में फाइंड करना है, फिर से सिनोनिम फाइंड करना है। फेबल एक स्टोरी होती है, बेसिकली नीति कथा जैसे आप बोलते हो, है ना, क्या बोलते हो, नीति कथा। स्टोरी होती है, एक
शॉर्ट स्टोरी से आप बोल सकते हो, मोरल टेल आप बोल सकते हो। तो फेबल एक स्टोरी होती है, तो इसका आंसर हमें फाइंड करना है सिनोनिम देकर। स्टोरी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फेबल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी तो आप आसानी से पेपर को टैकल कर लोगे। फेबल का मतलब होता है स्टोरी, मोरल टेल जैसे आप बोल सकते हो, नीति कथा जैसे आप बोल सकते हो, हिंदी में स्टोरी बोल सकते हो, है ना। तो फेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टोरी हो जाएगा। ट्रुथफुल सच्चाई होती है, ड्रीम स्वप्न होता है, प्लांट पौधे होते हैं। प्लांट अगर अच्छा प्लांट पौधा होगा नाउन, अगर प्लांट वर्ब बन जाए तो इसका मतलब होता है कहीं चीज़ कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। ऐसे प्लांट द बम, बम को प्लांट किया जाता है ना, तो यहाँ पर प्लांट भी हो जाएगा। इंडोलेंट, अभी इंडोलेंट जैसे मैंने बताया था डोरमेंट जैसा है। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, है ना। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, हिंदी में आपने सुना होगा आलसी इंसान, तो इंडोलेंट होता है आलसी, है ना। आलसी जो होता है बहुत ही लेजी हो, जो होता है ना काम ना करने वाला, उसे इंडोलेंट इंसान बोल सकते हो। हर एक किसी के ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो ऐसा होता है, इंडोलेंट, है ना। लेजी, लेजी हो सकता है उसका सिनोनिम, है ना, लेजी हो जाएगा। आइडल आपने वर्ड सुन रखा होगा, आइडल है, ध्यान दीजिएगा, आइडल। स्लॉथफुल आपने वर्ड सुन रखा होगा, स्लॉथफुल, स्लॉथफुल हो सकता है। अगर जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो उसे नोट कर लीजिएगा। एक बढ़िया वर्ड आता है लैकडाइस्कल, LACKADAIS, ICAL है। कई बार ये वर्ड पूछा गया है स्पेलिंग एरर में, तो लैकडाइस्कल अप्रोच बोलते हैं, ढुलमुल रवैया जैसे बोलते हो। इनएक्टिव जानते ही हो, दुनिया जानती है इस वर्ड को, इस वर्ड को जानकर आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो इनएक्टिव है। इनर्ट जानते हो, बहुत ही आसान वर्ड है, दुनिया जानती है इस वर्ड को जानकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो इनर्ट हो गया, है ना। स्लगिश लोकल वर्ड है बट लोग जानने लगे हैं, अभी तक अगर आपको नहीं पता तो आपको जानना चाहिए। स्लगिश मतलब होता है धीमा, सुस्त। लैंग्विड अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है, लैंग्विड, LANGUID, लैंग्विड होता है। टॉर्पिड जानते ही हो, टॉर्पिड भी आपका ये सिनोनिम, ये सब सिनोनिम मैं बोल रहा हूँ, फटाफट नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको आते हैं सो फॉर सो गुड, आगे बढ़ते रहिए। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, तो लेजी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अर्जेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट वर्क, अर्जेंट वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, है ना। मेनेसिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग, धमकी भरा, मतलब सॉरी क्या, धमकी भरा, तो उसे मेनेसिंग बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे, मेनेसिंग, ऐसे बोलते हैं अ मेनेसिंग टोन, आ मेनेसिंग टोन, है ना, आ मेनेसिंग टोन। अब मेनेसिंग टोन जानते हो ना, कोई भी ऐसी टोन जो आपको लगता है थोड़ा सा उसमें धमकी भरी वाली फीलिंग आ रही है, उसे बोलते हैं। एक्टिव जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में फाइंड करना है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, जो भी हमें जैसा बताना है, सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है हमें यहाँ पर। इडियम्स एंड फ्रेजेस की अपनी अलग मीनिंग होती है, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। तो मीनिंग आपको क्या है, आपको लिखा है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इस इडियम को याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्लास में मैंने कई बार बताया बच्चों को। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है जब आप पीठ पर अपनी पीठ पर कोई चीज़ लाद लेते हो या किसी को सपोर्ट करते हो, उसे बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, है ना, ध्यान दीजिए। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, एक मीनिंग ये होता है। दूसरा मीनिंग इसका लिखा है मेक एवरी एफर्ट टू हेल्प समवन, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। दो ऑप्शन इसके होते हैं, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, ये भी होता है, और दूसरा होता है मेक एवरी एफर्ट टू हेल्प समवन, टू हेल्प समवन, किसी की मदद करने के लिए भरसक प्रयास करना, हर एक एफर्ट अपनाना, उसे बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 62 का ए होगा, ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑयली टंग, ऑयली टंग बोलता है ना, बहुत मीठा बोलने वाला इंसान, बहुत ही ना उसके मधुरवासी जैसे बोलते हो, मधुरवासी जनरली लोग, सारे लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। अच्छा सुनिएगा, तो जो फ्लैटरी लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चापलूसी करने वाले, उसे ऑयली टंग बोलते हैं। ऑयली टंग है यानी बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहा है। वन हु इज़ वेरी स्मूथ एंड स्मूथ विद हिज वर्ड्स, आप सिंपली इसकी मीनिंग समझ सकते हो। ऑयली टंग का मतलब होता है वन हु, है ना, वन हु इज़ वेरी स्मूथ विद हिज वर्ड्स, है ना, विद हिज वर्ड्स। समझिएगा, बोलने में जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुनिएगा, ये जो लिख रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं ऐप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। फ्लैटरिंग का हो जाएगा, इसका आपने सुना होगा ना, फ्लैटरिंग, बहुत बार आपने सुन रखा होगा फ्लैटरिंग। तो फ्लैटरिंग करना वो हो सकता है ऑयली टंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हंग्री पर्सन नहीं होगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। 63 का सी हो जाएगा। रिच फूड नहीं, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक नहीं। 64 में कह रहा है कि दे गो टू द बीच व्हेन दे शुड बी हिटिंग द बुक्स एंड देन द वंडर वाई दे गेट लो मार्क्स। ओके, कह रहा है कि उन्होंने बीच तब गए जब उनको पढ़ना चाहिए था। हिटिंग द बुक का मतलब होता है टू स्टार्ट स्टडिंग,
हिटिंग द बुक का मतलब होता है टू स्टार्ट स्टडिंग। 64 का जो आंसर हमें देना है, तो हिट द बुक का मतलब होता है स्टार्ट स्टडी, टू बिगिन स्टडी, है ना, बिगिन टू स्टडी। तो हिट द बुक का मतलब ऑप्शन यहाँ पर जो ईडियम है इसका मतलब होता है टू स्टार्ट स्टडिंग, टू स्टार्ट स्टडिंग, है ना। या फिर आप इसे सिंपली अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो टू बिगिन टू, है ना, टू बिगिन टू स्टडी, टू बिगिन टू स्टडी, इस टाइप का, उसे बोलते हैं हिट द बुक, है ना। एक और बुक से रिलेटेड बहुत सारे ईडियम्स हैं, जैसे मैं कहूँ कि कुक द बुक, एक ईडियम आता है कुक द बुक, इसका मीनिंग बताओ ज़रा बच्चों, कमेंट करके बताओ कुक द बुक का मतलब क्या मीनिंग होता है। कुक द बुक का मतलब बताइएगा, अगर आपको आता है तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुक द बुक का मतलब क्या है। कॉमर्स वाले जानते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ, कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादातर जानते होंगे इसको, कुक द बुक्स। स्क्रूटनाइजिंग मतलब जानते हो ना, जांच पड़ताल करना। स्टडिंग मतलब पढ़ना, तो स्टडिंग इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, बी ऑप्शन। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। च्यू ओवर का मतलब होता है रूमिनेट करना, च्यू ओवर का मतलब होता है रूमिनेट करना। रूमिनेट जानते हो ना, रूमिनेट, रूमिनेट का मतलब होता है सोचना, विचारना। पॉन्डर ओवर जिसे बोलते हो, पॉन्डर ओवर, है ना, पॉन्डर ओवर, मल ओवर, है ना, मल ओवर। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले आप उसकी वोकैब पर फोकस करिए। रूमिनेट, पॉन्डर ओवर, मल ओवर, है ना। कॉजिटेट आपने वर्ड सुन रखा होगा, कॉजिटेट, है ना, कॉजिटेट करना, रूमिनेट करना। थिंक ओवर तो बड़ा आसान है, दुनिया जानती है, इस वर्ड को जानकर आप कुछ नहीं कर पाओगे, थिंक ओवर, है ना। तो कॉजिटेट या रूमिनेट जैसे आपके वर्ड को आपको जानना पड़ेगा पेपर क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे से नंबर लाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ची ओवर का भी मीनिंग ईडियम आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं 65 का आंसर बताइए। 65 में एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में फाइंड करना है। हमें एक सिंपल सा रूल आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैं कहूँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, ये बात याद रखना। और इसके ठीक उल्टा पैसिव से जब हम एक्टिव करेंगे तब हो जाएगा। तो ये बातें बहुत ही आसान है, आप समझते रहिएगा। जैसे लिखा है मनीषा वॉज रीडिंग, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, रीडिंग ट्रांसिटिव वर्ब है, अब बुक इसका ऑब्जेक्ट है। अब बुक को उठा लेंगे, सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमें दो ही बातें ध्यान रखना है, एक तो टाइम और टेंस ध्यान रखना है, दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान रखने हैं, है ना। तो मनीषा वॉज रीडिंग अ बुक, अ बुक हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रीडिंग वर्ब का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बन जाएगा वॉज वर बीइंग रेड। अब वॉज वर बीइंग रेड क्या होगा, अब बुक लिखा है तो वॉज हो जाएगा, अब बुक वॉज बीइंग रेड, जिस भी ऑप्शन में हो आंसर मार दीजिए। अब बुक वॉज बीइंग रेड, अब बुक वॉज बीइंग रेड ए में नहीं है, खत्म। अब बुक वॉज बीइंग रेड बाय मनीषा इन हर रूम, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बुक वॉज बीइंग रीडिंग गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी खत्म। और अब बुक इज रेड, ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, 65 का बी बॉल होगा। 66 देखते हैं, 66 में कह रहा है कि द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द पिकनिक। द टीचर सब्जेक्ट हो गया, इन्फॉर्म मेन वर्ब हो गया, इन्फॉर्म्ड होम द सेंटेंस द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। इन्फॉर्म्ड V2 फॉर्म दे रखा है, दैट मीन्स हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, यानी पैसिव वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज या वर होती है। वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक बहुत ही बेसिक बात आपको मैं बता रहा हूँ, बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे इज एम आर, है ना, इज एम आर, वॉज वर, बी बीन बीइंग, ये सब बी की फॉर्म्स होती हैं। अगर इनके साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर लगा रहे हो तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगी। अगर आप इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो तो ये पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये याद रखना। यानी बिना बी की फॉर्म के साथ आप पैसिव टेंस या पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो, आप कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते हो, ध्यान रखना। तो टीचर इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, इन्फॉर्म्ड होम द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। यही ऑब्जेक्ट हमारा उठ के पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। अब पैसिव का सब्जेक्ट जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव बनेगा वॉज या वर के साथ, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड, जिस भी ऑप्शन में हो ऑप्शन मार दीजिए आंसर। द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड, जिस भी ऑप्शन में हो उसे आप ऑप्शन चूज करेंगे। बताइए किस में है। द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड ऑप्शन नंबर ए में है। द स्टूडेंट्स वर बीइंग इन्फॉर्म नहीं है, द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड नहीं है, द स्टूडेंट्स आर बीइंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर 66 का। कितना आसान है पेपर, टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना। 67 देखते हैं। 67 में फाइंड करना है एक्टिव पैसिव, ये भी चल रहा है अभी, चलो। ही टीचेज द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन फॉर फ्री। अब बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ही टीचेज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अंडर प्रिविलेज्ड मतलब होता है जो दबे कुचले लोग होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, यानी जो जिन बच्चों के पास कोई क्या
क्या बोलते हैं, एक्सेस नहीं होती है, पैसा नहीं होता है पढ़ाई करने का या फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उन्हें हम अंडर प्रिविलेज्ड बोलते हैं। दबे कुचले लोग जैसे बोलते हो आप, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, दबे कुचले लोग। तो ही टीचेज द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन फॉर फ्री। अब देखो ही सब्जेक्ट है, टीचेज मेन वर्ब है, टीचेज व्हाट या होम, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन ये हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा अगर हो जाएगा तो इसी को उठा लेंगे, और इसी को उठाएंगे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंस है। प्रेजेंट इंडिफरेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब चूंकि यहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल होगा तो आर हो जाएगा। तो द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन आर टॉट, आर टॉट जहाँ भी हो आंसर मार दीजिए। आर बीइंग ख़त्म नहीं होगा, गलत हो जाएगा। वर टॉट ख़त्म, वर बीइंग टॉट ख़त्म, आर टॉट। ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आपको छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, ऑलरेडी पैसिव वॉइस दे रखा है, इसका मतलब सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, और एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमें पता है वही बातें। अब देखो लिखा द थीफ वॉज कॉट दे रखा है, इसका मतलब पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस बना रखा है। अगर पास्ट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस है तो हमें एक्टिव में पास्ट इंडिफरेंट टेंस बनाना पड़ेगा, और पास्ट इंडिफरेंट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। कैच की सेकंड फॉर्म आपको पता है, कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होती है। कॉट CATCH, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है जो कि कॉट होती है, CAUGHT। ध्यान से देखेंगे तो कॉट इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। अब क्या हो जाएगा, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ, कोई काम करते हुए पकड़ लेना, उसे रेड हैंडेड बोलते हैं। तो कैच समबडी रेड हैंडेड एक ईडियम है, कैच समबडी रेड हैंडेड, है ना। कैच समबडी रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना, कुछ करते हुए पकड़ लेना, उसे बोलते हैं। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। तो इसका पैसिव जो बनेगा वो बताइए, आप बताइएगा इसका पैसिव बनेगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, जरा फटाफट बताएंगे। सिंपल है, द पुलिस कॉट, V2 फॉर्म लगाएंगे ना, तो V2 फॉर्म में देखो वॉज कॉट दे रखा है, इसको पैसिव बना दिया जो कि जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पुलिस कॉट, बिल्कुल सही है, यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पुलिस कैचेज, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस नहीं है, वो खोलो, ये ऑप्शन नंबर सी खत्म। ऑप्शन नंबर डी द थीफ गॉट कॉट, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, इतना आसान है। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं 69 में, द विंडो पेन हैज़ बीन ब्रोकन, ऑलरेडी पैसिव वॉइस दे रखा है, हैज़ बीन ब्रोकन। कैसे पता चला पैसिव वॉइस, मैंने बताया था अभी, बी की फॉर्म के साथ या तो ING या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर ING तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस। बी की फॉर्म्स आपको पता है। तो द विंडो पेन हैज़ बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन, इसका मतलब बाय द चिल्ड्रन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव वॉइस का, और हैज़ बीन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमारा पैसिव, ये पैसिव बन रखा है तो एक्टिव हो जाएगा हैव ब्रोकन। अब द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन, जिस भी ऑप्शन में हो आंसर मार दीजिए। द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन, पहले ऑप्शन में चिल्ड्रन हैव ब्रोकन है, ध्यान से देखेंगे। द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द विंडो पेन बिल्कुल सही। विंडो पेन का मतलब होता है जो कांच का फ्रेम ऐसे नहीं होता है, उसे विंडो पेन बोलते हैं, इस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कोई आगे देखना ही नहीं है। आगे क्यों नहीं देखना, क्योंकि हैड ब्रोकन दे रखा है, पास्ट परफेक्ट, गलत हो जाएगा। द चिल्ड्रन वर ब्रेकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, गलत हो जाएगा। द चिल्ड्रन ब्रोक, पास्ट इंडिफरेंट दे रखा है, गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि पैसिव एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बदलते समय टाइम नहीं बदलता है ना। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में फाइंड करना है इम्प्रूवमेंट। ओके, इम्प्रूवमेंट करना पड़ना। देखिए इम्प्रूवमेंट छोटी छोटी बातें याद रखना, जिससे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए लिखा है दे हैव पब्लिश्ड ऑल। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ऑल हो गया, सम हो गया, है ना, ऑल हो गया, जैसे ऑल हो गया, सम हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, है ना, अ लॉट ऑफ हो गया, या लॉट्स ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, या प्लेंटी ऑफ हो गया। कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो हमें, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों टाइप के नाउन के साथ लग जाते हैं। और जब जो तो ये जो डिटर्मिनर है ये आपके लिए जहरीले हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइप के नाउन को कैरी करने लगते हैं। तो अगर ये दोनों टाइप के नाउन को कैरी करने लगते हैं तो अगर इनके साथ जो नाउन काउंटेबल आया है तो हमेशा मेरे बच्चों याद रखना प्लूरल आएगा, और अगर अनकाउंटेबल आया है तो ये हमेशा आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल होते नहीं हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। तो ये जो कुछ डिटर्मिनर्स मैंने बताया है, इनके साथ काउंटेबल नाउन भी आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाता है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वो नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड को काउंट कर सकते हो, जरूरत पड़ी तो फ्रेंड्स हो जाते हैं, बट वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वाटर वाटर ही रहता है।
अब देखो यहाँ पर ऑल दे रखा है और डिटेल, डिटेल आप काउंटेबल है, काउंटेबल कर सकते हो, बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर डिटेल्स होना चाहिए था ऑल के साथ, सबसे पहली बात। अगर यहाँ पर कोई अनकाउंटेबल नाउन होता तो ठीक था, बट ऑलरेडी आपको पता है डिटेल काउंटेबल नाउन है, तो डिटेल अगर काउंटेबल नाउन है तो ऑल की जगह पर, सॉरी, ऑल डिटेल्स होना चाहिए था, ऑल डिटेल की जगह पर। और दूसरा एन इन्वेंशन, बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। अगर इन्वेंशन कोई इंडेफिनिट है तो एन इन्वेंशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एरर है। अब आगे देखते हैं, दे हैव पब्लिश्ड ऑल डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन करते ज़्यादा अच्छा था, लेकिन देखते हैं ऑप्शन खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? ऑल के साथ डिटेल्स तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन इन्वेंशन के साथ इन्होंने कोई आर्टिकल या कोई डिटर्मिनर नहीं लगाया है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ज़रा ढंग से सुनिएगा। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन आप यूज कर रहे हैं जो काउंटेबल कैटेगरी का आया हो और सिंगुलर हो, तो बिना डिटर्मिनर के कभी नहीं आएगा। अगर बिना डिटर्मिनर के लगाए हो आप, बिना डिटर्मिनर के अगर आपने यूज किया उस नाउन को, तो वो गलती हो जाएगी, ध्यान रखने इस बात को। तो इसमें ये गलत है, इसमें कोई डिटर्मिनर नहीं लगाया, कोई भी डिटर्मिनर आपने नहीं लगाया है। ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन, इसमें भी कोई डिटर्मिनर आपने नहीं लगाया है। ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी खत्म है, क्योंकि जो लिखा था वो गलत था। आगे बढ़ते हैं 71 में, देखते हैं ही टीच अस ग्रामर। अब आप ध्यान से देखेंगे, ही जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ जो वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक बात ज़रा ध्यान रखेंगे, किसी भी वर्ब को अगर आप उसकी सिंगुलर फॉर्म बनाना है, किसी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बनाना है, तो उसके लास्ट में यस या ईएस लगाते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि नाउन में अगर हम यस ईएस लगा देंगे लास्ट में तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर किसी वर्ब में एस ई एस लगा देंगे तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। सिंगुलर वर्ब कब होती है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कोई होते हैं, या तो कोई नाउन सिंगुलर हो या प्रोनाउन हो सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, ही सी इट, दे को छोड़कर, दे प्लूरल होता है, तो ही सी इट हो गया, या कोई नाउन हो तो सिंगुलर होते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई वर्ब सिंगुलर तब होगी जब उसके लास्ट में एस ई एस लगा होगा। ही को ध्यान से देखोगे तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। टीच तो प्लूरल वर्ब है, बेस फॉर्म है। एक बात और याद रखना, किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जिसे आप ओरिजिनल फॉर्म बोलते हो, वी1 फॉर्म बोलते हो, हमेशा प्लूरल होती है। जैसे हैज़, हैव, हैड में कौन बेस फॉर्म है? तो हैव बेस फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन में कौन बेस फॉर्म है? तो गो बेस फॉर्म है। हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना, इस चीज़ में। और हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म बेस फॉर्म में बनाई जाती है। जैसे गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग होगी, वेंटिंग नहीं, है ना। अब ज़रा देखेंगे तो ही के साथ यहाँ पर टीचेज होना चाहिए था। अब या तो ध्यान रखना, अब देखो ऑप्शन देखते हैं, ही के साथ टॉट, अच्छा टॉट भी लगा सकते हैं, टीचेज भी लगा सकते हैं, टीचिंग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती है। और यहाँ पर हमें जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन सी खत्म हो जाएगा। ए और बी में से कोई चूज करना पड़ेगा, जो कि लिखा है वो डी गलत लिखा है। अब बताओ, अब ज़रा एक बात आ गई कि अगर ए भी सही हो रहा है, बी भी सही हो रहा है, तो सही कौन सा करें? क्योंकि ए सही इसलिए हो रहा है क्योंकि टॉट पास्ट इंडिफरेंट टेंस होती है, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उसके साथ लग जाता है, तो ही टॉट अस ग्रामर सही हो जाएगा। बट यहाँ पर कोई टाइम दे नहीं रखा है। अच्छा, दूसरी बात देखो कि अगर हम देखें सेंटेंस के माध्यम से, तो सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा प्रेजेंट का है। अगर हमारा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट का है और आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल हैं और सही हैं, लॉजिकल भी हैं, तो आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट चेंज ना करिएगा। जिस कॉन्टेक्स्ट जिस टाइम में दे रखा होगा उसी टाइम में आप आंसर दे दीजिएगा। तो सो आंसर हमारा यहाँ पर टीचेज हो जाएगा। ध्यान से रखना, टॉट कहीं से गलत नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें टीचेज ऑप्शन लगाना होगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर बी। बी बॉल, बनारस, बाबू बनारसी दास, है ना, बी बॉल। आगे बढ़ते हैं 72 देखते हैं। इन विंटर पीपल डू नॉट टुक। अब ध्यान से देखेंगे एक और चीज़, डू हो गया, है ना, हेल्पिंग वर्ब हमारी डू हो जाए, डू हो जाए, या डू की कोई फॉर्म हो जाए, डू, डज या डिड, ये तीनों हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बनती हैं। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज की गई हैं तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा बेस फॉर्म आती है। ना ही इनके साथ सेकंड फॉर्म आएगी कभी, ना ही इनके साथ कभी आईएनजी फॉर्म आएगी, ना ही इनके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना। तो यहाँ पर गलती क्या हुई, यहाँ पर डू के साथ वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए था। टुक तो जो सेकंड फॉर्म है किसकी, टेक की, तो टेक यहाँ पर लगाना चाहिए था। टेक यहाँ पर इन्होंने लगाया नहीं, इसलिए ऑप्शन ये गलत था। जो लिखा है वो गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन खत्म। डू नॉट टेक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड के साथ टेकन लगा दिया, जो कि कभी नहीं होगा। सी लिखा है नॉट टेकन, डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी आ नहीं सकती है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, काम की चीज़ें हैं आपके, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नोट डाउट करते रहिएगा। शुगर इज़ ग्रोन इन साउथर्न पार्ट्स। अब ध्यान से देखेंगे, अभी मैंने बताया था कि बी की फॉर्म के साथ या तो आप आईएनजी लगाओ, अगर आईएनजी लगा रहे हो तो ये कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो तो ये पैसिव बनाएंगे। ध्यान रखेंगे।
तो अब यहाँ पर बी की फॉर्म इज़ दे रखा है, इज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है। शुगर जो है वो नॉन डूअर है इस वर्ब का डूअर नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव है। शुगर इज़ ग्रोन इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो साउदर्न पार्ट्स हैं वहाँ पर शुगर जो है उगाई जाती है, पैदा की जाती है, बनाई जाती है। तो सेंटेंस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज़ नो एरर, देयर इज़ नो करेक्शन देगा, है ना, देयर इज़ नो करेक्शन, देयर इज़ नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैंने बता दिया। कभी भी याद रखना कि बी की फॉर्म के साथ ना हम बेस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ना ही हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखना कभी भी नहीं लगाएंगे, या तो हम बी की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बता चुका हूँ बार बार। आगे बढ़ते हैं 73rd, यानी 73rd में हमारा कोई आंसर क्या होगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, यानी जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 74 आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 74 में लिखा है कि आदित्य एंड राहुल वर शॉपिंग ऑन अ मॉल। अब देखो आदित्य सब्जेक्ट सिंगुलर है, आदित्य एक सब नाउन, राहुल एक नाउन, दो नाउन को कंजंक्शन एंड के साथ जोड़े हैं तो ये हमारे नाउन जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गए। अगर सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल हो गया तो वर्ब हमारी प्लूरल आती है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, शॉपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अभी मैंने बताया है बी की फॉर्म के साथ अगर वर्ब की आईएनजी लगाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाएगा। तो आदित्य एंड राहुल वर शॉपिंग ऑन अ मॉल नहीं, मॉल क्या है, प्लेस है, और प्लेस की जो प्रपोजिशन होती है वो एट होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ समवन इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो रूम के कॉर्नर पर कोई अगर खड़ा है तो उसे बोलते हैं नहीं एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर बोलते हो, क्या बोलते हैं। जैसे ये रूम है हमारा, तो यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा है तो एट द कॉर्नर खड़ा है। अगर कहीं बीच में खड़ा है तो इन बोल सकते हो, कहीं इधर उधर इनसाइड भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। बट अगर किसी कॉर्नर पर खड़ा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा है तो एट द मॉलर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑट हो जाएगा, एट हो जाएगा, सॉरी। ऑन जो है प्रपोजिशन ऑफ सरफेस की होती है, सरफेस की प्रपोजिशन ऑन होती है, जनरल प्रपोजिशन जो मैं बात करूँ तो। हालांकि बहुत डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इनकी बहुत सारे यूजेस हैं, ऐड का भी बहुत सारे यूजेस हैं, बट ऑन के भी यूजेस हैं, बट बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इन प्रपोजिशन की वो यही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एट द मॉल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 75 में देखते हैं वाई डिड ही डिप्राइव। देखो अभी मैंने बताया डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सही है। वाई डिड ही डिप्राइव यू। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने इससे पहले बताया था डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग होता है, डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग होता है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम गलत रखा है, इसको हटाओ और यहाँ पर ऑफ लगाओ। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इसके बारे में मैंने जानकारी इससे पहले बता दी है, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो बैक जाइए, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में जाइए, वहाँ पर मैंने बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम प्रपोजिशन गलत है, ऑफ प्रपोजिशन लगाइए यहाँ पर। 76 में देखते हैं वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड। अभी मैंने बताया है कि बी की फॉर्म के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस दिखाती है। वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी एस या नो टाइप का है। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको कभी डाउट हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव बना दिया करो, स्टेटमेंट बना दिया करो। स्टेटमेंट जब इसे आप बनाओगे तो द क्वेश्चन वॉज आंसर्ड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो लिखा गया सेंटेंस है एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है करेक्शन की, और ना ही करेक्शन करने की कोई गुंजाइश है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा ना। द वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड बिल्कुल सही है, यानी सेंटेंस में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। डायट इन डायट स्पीच। डायट इन डायट में आपको पता है टाइम टेंस चेंज होता है अकॉर्डिंगली, है ना, ये बातें आपको पता है। जैसे लिखा है टेक केयर ऑन द स्टेप्स, इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो 2+V1 से जुड़ जाएगा। सेट द गाइड टू द टूरिस्ट। अब गाइड ने अगर टूरिस्ट से कहा है तो जनरली गाइड जो होते हैं वो किसी न चीज़ के बारे में चेतावनी देते हैं, तो ऑप्शन ए लिखा है द गाइड से आस्क्ड द टूरिस्ट दैट दे शुड माइंड देयर स्टेप्स। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी लिखा है द गाइड वांट दैट दे शुड माइंड देयर स्टेप्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, इसको जरा देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी लिखा है कि द गाइड वांट द टूरिस्ट टू टेक केयर ऑन द स्टेप्स। हाँ, ये सही हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर यूज किए गए हैं, देयर स्टेप्स यूज किया गया है, कुछ अननेसेसरी वर्ड्स यूज किए गए हैं, ख़त्म हो जाएगा। बी ए तो ऐसे ख़त्म हो गया, ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द गाइड वांट द टूरिस्ट टू टेक केयर ऑन दिस स्टेप्स, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्यों गलत है, रिक्वेस्टेड नहीं किया यहाँ पर, तो डी खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। माही वुड कम अगेन सून, माही फिर से आएगा। सी अश्योर्ड देम। अब हमें पता है कि पहले ही डायरेक्ट सेंटेंस में हमारे पास उड दे रखा है, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में पहले ही उड दे रखा है तो इनडायरेक्ट बदलते समय उड चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में विल दे रखा होता तो वो वुड या वुड में चेंज हो जाता, लेकिन ये ऑलरेडी वुड दे रखा है तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा। शी अश्योर्ड देम बिल्कुल सही है, तो शी अश्योर्ड देम। आगे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया ना चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी अश्योर्ड देम दैट माही वुड कम अगेन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर।
ए ही सही है, बाकी सब गलत है। विल लगा दिया, ख़त्म। वुड कम और अश्योर्ड होम नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट दूसरा नहीं लगा, दूसरा इस क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए कंजंक्शन भी नहीं लगाया, इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ेंगे तो कंजंक्शन लगाएंगे बीच में, वो भी खत्म। यहाँ पर भी इन्होंने ऑब्जेक्ट दे दिया बट कंजंक्शन नहीं लगाया, खत्म। सी डी खत्म। छोटी छोटी बातें आपको आ रही हैं ना, सी डी बी सब खत्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 79 का आंसर बताते हैं आपको। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, बताइए जरा इसका आंसर। तो ये वाई आई वॉज लेट पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, तो ये किस में रहा होगा? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में रहा होगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, द प्रिंसिपल सेड टू मी, आस्क्ड मी बदलेगा किस में? सेड टू मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव बनाया गया था। ध्यान रखना, जब हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो ऐसे इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव कर देते हैं, तो वही उल्टा करेंगे। अगर इनडायरेक्ट में हमारे पास असर्टिव दे रखा है, इंट्रोगेटिव टाइप का होगा, तो उसे इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई यू वर, इन्होंने इंट्रोगेटिव नहीं बनाया है और दूसरा टाइम भी नहीं बदला है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खत्म। द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई यू वर लेट, इन्होंने इंट्रोगेटिव नहीं बनाया है, टाइम तो सही कर दिया है, ये भी खत्म। द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई वर यू लेट, इन्होंने इंट्रोगेटिव बनाया तो है बट टाइम नहीं चेंज किया है, तो खत्म। द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू लेट, इन्होंने इंट्रोगेटिव भी बनाया है, टाइम भी बदला है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। टिम सेड आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू विजिट माई फैमिली। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टिम सेड आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वेंट दे रखा है, इसका मतलब हमारा इंडायरेक्ट स्पीच में हैड गॉन होगा। अब हैड गॉन का ऑप्शन देखिए किस में होगा, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट टेंस किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वेंट बदलेगा हैड गॉन में। अब हैड गॉन किस में है, देखिए किस में है। टिम सेड दैट वेंट, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, टिम सेड दैट ही हैड गॉन, आगे देखना ही नहीं है कुछ, कि इज गोइंग दे रखा खत्म, वाज गोइंग दे रखा खत्म। सो ऑप्शन नंबर ए और सी डी तो खत्म, ऑप्शन नंबर बी बचा, तो बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 में कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन। ध्यान दीजिए, ही हैड एक्सपेक्टेड दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो, अब आपको पता है पास्ट परफेक्ट चेंज किसका होता था? पास्ट इंडिफरेंट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस ढूंढिए या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढिए। पास्ट इंडिफरेंट टेंस में क्या होगा, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दे रखा होगा, हैज़ या उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है वो खत्म, गलत है। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है वो ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ही सेड टू मी आई एक्सपेक्टेड यू टू अटेंड द, आई एक्सपेक्टेड यू टू अटेंड, बिल्कुल सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ही सेड टू मी आई वॉज एक्सपेक्टिंग, खत्म हो जाएगा। ही सेड टू मी आई हैव एक्सपेक्टेड ओ यू टू अटेंड द फंक्शन, ये भी सही हो रहा है, और ये ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही हो रहे हैं। अब क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही हो रहे हैं। क्या अगर ये सही था, आई के साथ अगर हैव है तो सही है, अगर यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर इनको सही नहीं करने चाहिए थे। बी और डी दोनों सही हैं। अब ऐसे केस में अगर आपको ऑप्शन चूज करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, जनरली हम पास्ट इंडिफरेंट टेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस लगा दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ और गलती होनी चाहिए था, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही नहीं करने चाहिए थे इनको। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। यहाँ पर आई के साथ कुछ और कर दें, हैज़ कर दें तो गलत कर देंगे। हैज़ अगर मैं कर दूँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। इसको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, या हैड कर दूँ तो ख़त्म हो जाएगा ऑप्शन, इनको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप बी के साथ जाइए, बहरहाल यहाँ पर बी और डी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, 82 देखते हैं। 82 में कह रहा है ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर, हमें फाइंड करना है कि कौन सी डिग्री है। स्ट्रॉन्गेस्ट दे रखा है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो है हमारी स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल भी लगा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ की गई है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वन वर्सेस ऑल होती है, वन वर्सेस ऑल होती है। यहाँ पर किसी एक का बाकी सबसे कंपेयर किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, सब में सबसे अच्छा या सबसे ख़राब बताया जाता है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। सो 82 का बी होगा, सुपरलेटिव डिग्री। सी इज़ स्मार्टर दे रखा है, आपको पता है, दैन दे रखा है, सपोर्टिंग वर्ड यानी कंपैरेटिव डिग्री है, सी डी है, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। 83 में कंपैरेटिव डिग्री होगी। 84 में कह रहा है दीज मैंगोज आर टेस्टियर दैन, फिर से कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, आपके लिए बहुत ही आसान है, आप सब इसे 1 सेकेंड में उड़ा दोगे। टेस्टियर दैन, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है। 84 का बी बॉल। 85 में फाइंड करना है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको पता है ना, अलंकार जैसे बोलते हो आप, इनको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा।
पूछे गए हैं। इसका मतलब 4-5, अगर 3-4 आ रहा है तो 3-4 वहाँ पर भी पूछे जाएंगे। लिखा है द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। ओह, जो सच्चे लोग होते हैं वैसे ही फ्लोरिश होंगे जैसे पाम ट्री, यानी कि के जैसा हो तो सिमली होती है। अब सिमली की कुछ खास पहचान होती है, जैसे लाइक आ जाए, है ना, लाइक आ जाए, या एज आ जाए इस टाइप का, या लाइक हो जाए या एज हो जाए, इस टाइप के वर्ड आपको मिल जाए तो उसे हम सिमली बोलते हैं। सिमली की अगर हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे मैं कहूँ कि मेरे फ्रेंड की आवाज़ कोयल के जैसी है, तो आवाज़ कोयल के जैसी है ना, या फिर मेरी फ्रेंड किसी के जैसी है, किसी के जैसी है, किसी के जैसी है, तो वो हमारी सिमली हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि मेरी फ्रेंड वो है, जैसे मैं कहूँ एक चीज़ कोई दूसरी चीज़ बन जाए, एक चीज़ कोई दूसरी चीज़ के जैसी नहीं हो, बन ही जाए। जैसे मैं कहूँ मेरा फ्रेंड शेर है, तो मेरा फ्रेंड शेर है, तो यहाँ पर मेटाफर हो गया। मेटाफर जो होता है वो डिराइव फॉर्म सिमली का होता है। सिमली की डिराइव्ड फॉर्म जो होती है वो मेटाफर होती है। तो सिमली में क्या होता है, कोई किसी के जैसा होता है, और मेटाफर में क्या होता है, कोई वैसा ही हो जाता है, इस टाइप का ध्यान रखिएगा। तो सिमली क्या है, सिमली जो है उसमें मैंने पहचान बताई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा सिमली हो जाएगा। मेटाफर क्या है, कोई किसी के जैसा ना होकर कोई कोई हो जाए। जैसे मैं कहूँ मेरा फ्रेंड शेर है, तो यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। मेरा फ्रेंड शेर जैसा है तो सिमली हो जाएगा। पर्सनिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग को कंसीडर कर लिया जाए एज अ लिविंग थिंग। जैसे मैं कहूँ कि कोई नॉन लिविंग थिंग है और उसको कंसीडर कर लिया जाएगा एज अ लिविंग थिंग। जैसे मैं बोलूँ डेथ्स हैंड, मौत के दरवाजे, मौत के दरवाजे, उसे डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे। मौत के दरवाजे नहीं होते, दरवाजे इंसान के होते हैं, है ना, इस टाइप से में। जैसे मैं कहूँ कि डेथ्स फियर, मौत का डर, डर तो लोगों में होता है, मौत में नहीं होता, नॉन लिविंग होती है। जैसे मैं कहूँ कोर्ट्स ऑर्डर, ऑर्डर तो इंसान देते हैं, कोर्ट नहीं देता, कोर्ट नॉन लिविंग है, उसको लिविंग कंसीडर कर लिया जाएगा, तो उसे पर्सोनीफाई कर लिया गया। पर्सोनीफाई मतलब हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं। एपिस्ट्रॉफी मतलब किसी का नाम लेकर किसी से बोलो, जो जनरली ना एग्जिस्ट कर रहा हो उसको, तो उसे एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। अब देखो लिखा है द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब देखो द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट लिखा है, यानी कैमल जो है वो डेजर्ट का शिप कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेटाफर है, कोई किसी चीज़ को कहा जाने लगे। जैसे मेरे को मेरा फ्रेंड शेर है, तो यहाँ पर मेटाफर है, लेकिन मेरा फ्रेंड शेर जैसा है तो सिमली है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जब एक वर्ड दूसरे वर्ड के उल्टा हो, बगल में लिखे एक साथ दो वर्ड लिखे गए हों और दोनों एक दूसरे के उल्टा हो, तो उसे हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। ऑक्सीमोरॉन समझे ना, बहुत बार आपने कहा होगा ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। तो ऑक्सीमोरॉन मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड के जैसे अपोजिट हो, उल्टा लिखा गया हो, तो उसे ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। ये सुना है। जैसे अब मैं आपको एक वर्ड बताऊं, ऑक्सीमोरॉन का मतलब जैसे आप बोल सकते हो एलोन टुगेदर, जैसे कहीं लिखा हो एलोन टुगेदर, है ना, एलोन टुगेदर। अगर एलोन टुगेदर का मतलब है, देखो एलोन का मतलब अकेला और टुगेदर मतलब साथ साथ, तो कोई अकेला भी है साथ साथ भी है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड के अपोजिट होता है। पर्सोनिफिकेशन मैंने बता ही दिया, मेटाफर मैंने बता ही दिया। इसमें आंसर जो हो जाएगा मेटाफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर डी। 87 मूव करते हैं। ओ सॉलिट्यूड, देखो इसमें संबोधन किया गया, अगर संबोधन किया गया है तो इसमें क्या किया गया है, एपिस्ट्रॉफी यूज किया गया, एपिस्ट्रॉफी। सो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी एपिस्ट्रॉफी होगा, एपिस्ट्रॉफी। 87 में एपिस्ट्रॉफी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सो सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 87 का सी होगा। पर्सोनिफिकेशन मैंने बता दिया। हाइपरबली का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बोल देना ना, वही है ना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डींगे मार कर बढ़ा देना, बोल देना, उस टाइप्स में। जैसे हिंदी में बहुत सारी पोएम्स भी होती हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। तो हाइपरबली का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला, जिसमें बातें बढ़ा चढ़ा कर बोली गई हों। जैसे खून की नदियाँ बह गई वहाँ पर, तो एक्चुअल में क्या खून की नदियाँ बह सकती हैं, नहीं, वहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, उसे बोलते हैं खून की नदियाँ बह गई। खून की नदियाँ नहीं बह सकती, ध्यान रखना, तो उसे हाइपरबली कर दिया गया है। मेटाफर मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। सो 87 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी, है ना, 87 का एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। 88 में हमें फाइंड करना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 88 में हमें फाइंड करना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। सॉलिट्यूड का स्पेलिंग सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला, है ना, तो सॉलिट्यूड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखा है। स्टेशनरी की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। दो ध्यान दीजिएगा, स्टेशनरी की स्पेलिंग दो होती है, एक तो ई होता है यहाँ पर और दूसरा एक ए होता है। अगर ए होगा तो इसका मतलब होता है ठहराव, और ई वाला पेन पेंसिल वाला होता है। याद कैसे रखेंगे, पेन में ई होता है तो पेंसिल वाला, है ना, पेन पेंसिल वाला। तो स्टेशनरी ई वाला पेन पेंसिल और ए वाला ठहराव होता है, दोनों सही होते हैं। कैमराडरी की स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पर, CAMA होता है ई की जगह पर। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी हमें रॉन्गली स्पेल्ड फाइंड करना था, तो सी जो है वो गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया है। मिस्चीवियस की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, जिसका मतलब होता है शरारती। तो कैमराडरी की मीनिंग जरा लिखिएगा। कैमराडरी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप होती है, बेसिकली फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप होती है। तो कैमराडरी, तो कैमराडरी की स्पेलिंग क्या हो रही है, CAMA
RADERIE, कई बार पूछी गई स्पेलिंग एरर, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कैमराडरी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आंसर हमें बताइए, रेनेसेंस, देखो लिखा ही है गलत है, रेनेसेंस की स्पेलिंग जो होती है वो ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा रेनेसेंस की स्पेलिंग। अच्छा, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रेनेसेंस का मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा थक जाए बीमारी के बाद, फिर से तरोताज़ा हो जाए, उसे रेनेसेंस बोलते हैं। नया इंटरेस्ट जगह किसी में, उसे बोलते हैं रेनेसेंस। तो रेनेसेंस की स्पेलिंग होती है यहाँ पर ए होता है, ई की जगह पर, देखो दोनों बार में ए यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। तो रेनेसेंस का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, रेनेसेंस फिर से लिख देता हूँ मैं, RENAISSANCE, रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब होता है ना नया इंटरेस्ट जागना, बीमारी के बाद, परेशानी के बाद, है ना, थकने होने के बाद, इस टाइप का रेनेसेंस होना, बिल्कुल। तो रेनेसेंस की स्पेलिंग गलत तरीके से लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रेनिगेट बिल्कुल सही लिखा है। रेनिगेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, किसी को छोड़ देना, किसी के साइड को छोड़ देना, उसे रेनिगेट बोलते हैं। युद्ध में या पॉलिटिक्स में कहीं पर छोड़ देना उसे बोलते हैं ना, किसी दूसरी साइड में जोड़ देना उसे रेनिगेट बोलते हैं ना। रेक मतलब तबाही करना, बिल्कुल सही लिखा है। रिकॉग्निशन पहचान होती है, बिल्कुल सही लिखा गया है। स्पेलिंग एरर कैसे सुधारें? स्पेलिंग एरर लिख लिख कर सुधारना, खूब लिखो खूब लिखो, जो नहीं आ रहा उसे लिखो, है ना। अगला आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, लिखा है 3 इंडिपेंडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें कैसे चूज करना है एग्जाम में कैसे चूज करना है, तो लिखो 3 लिखा है। अब यहाँ पर जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, क्योंकि 3 न्यूमरल वैल्यू है, 3 के बाद नाउन प्लूरल आएगा और काउंटेबल ही आएगा। पर्सन सिंगुलर दे रखा है, ख़त्म। स्पेक्टेटर सिंगुलर दे रखा है, ख़त्म। अटेस्टेंट सिंगुलर दे रखा है, ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी सही है। विटनेस प्लूरल विटनेसेस होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं था इसमें, बी देखना, बस छोटी छोटी बातें याद रखना एग्जाम में बस। कुड आई हैव, अब देखो कुड आई हैव लिखा है, आ डैश ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट के लिए बार लगाते हैं, बार जैसे नहीं बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इस टाइप का पतली छड़, उसे बार बोलते हैं। तो चॉकलेट के लिए बार लगाते हैं, हालांकि अगर बार ऑप्शन ना होता तो पीस भी हो सकता था, है ना। अब पीस ऑफ, तो अब बार ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बार दे रखा तो बार होगा। चॉकलेट के लिए बार लगाओगे, साबुन के लिए बार लगाओगे, बोलते नहीं ये जो है ना सोप की बार है, बार ऑफ सोप, है ना, इस टाइप्स में। हालांकि सोप जहाँ ध्यान दिया, सोप जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है। सोप जो टुकड़े अगर बनाते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं ये फलाना साबुन है, ये वो साबुन है, बट एक्चुअल में सोप अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है ना। तो बार हो जाएगा उसके स्लाइस। अच्छा, टुकड़े के लिए स्लाइस भी लगा सकते हो, ब्लॉक भी लगा सकते हो, पीस भी लगा सकते हो। पीस किसके लिए लगाते हैं जनरली, जो नहीं बोलते हैं, ब्रेड के लिए लगा सकते हो, पीस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो बार का बार्स हो सकता है, ब्लॉक का ब्लॉक्स हो सकता है, पीस का पीसेस हो सकता है, स्लाइस का स्लाइसेस हो सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 92 मूव करते हैं। सी लिव्ड डैश जूस फॉर 10 days टू स्लिम डाउन फॉर द फैशन शो। सी लिव्ड डैश जूस, उसने जूस पर रही 10 दिनों तक, तो जूस पर निर्भर रही। क्यों निर्भर रही? तो स्लिम डाउन, पतला होने के लिए। किस लिए? फॉर द फैशन शो, फैशन शो के लिए। तो फैशन शो के लिए में पार्टिसिपेट करने के लिए 10 दिनों तक तो वो जूस पर निर्भर रही। तो किसी चीज़ पर निर्भर होना उसे लिव्ड ऑफ बोलते हैं, लिव ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? लिव ऑफ, है ना, लिव ऑफ, OFF ऑफ है। लिव ऑफ का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन समवन, है ना, टू डिपेंड ऑन समथिंग और समवन, टू डिपेंड ऑन, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। लिव ऑफ का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन समवन और समथिंग, लिव ऑफ। तो किस पर डिपेंड रही? जूस पर डिपेंड रही 10 दिनों तक। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, लिव ऑफ। लिव विथ का मतलब होता है किसी के साथ रहना। लिव इन का मतलब होता है रिजाइड करना, कहीं पर रहना। लिव बाई का मतलब, ये बढ़िया आइडियम है, सॉरी फ्रेज है, लिव बाई। लिव बाई का मतलब होता है किसी सेट रूल्स के अकॉर्डिंग रहना। सेट रूल्स जानते हो ना, कोई रूल्स या रेगुलेशन बनाए गए हों उनके अकॉर्डिंग रहना, तो उसे लिव बाई बोलते हैं, है ना। लिव बाई का बेस्ट सिनोनिम होता है अबाइड बाई। आपने वर्ड सुन रखा होगा अबाइड बाई, है ना। अबाइड बाई का मतलब होता है फॉलो करना। तो लिव बाई का मतलब होता है फॉलो करना, कोई सेट रूल जो होते हैं, सेट रूल ना, जो रूल बनाए गए हों, कोई रूल रेगुलेशन बनाए गए हों, उनके अकॉर्डिंग रहना, तो उसे लिव बाई बोलते हैं। हालांकि बाई और भी है, बाई को हम प्रिपरेशन ऑफ डेडलाइन भी बोलते हैं। बहुत सारी, ये बहुत ज़्यादा जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। बस अभी बट बेसिकली क्या बोलते हैं, बीएड एग्जाम के लिए तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए, आप अच्छा करके आओगे। 93 मूव करते हैं। सो 92 का आंसर डी हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 93 में क्या कह रहा है कि इफ़ शी डैश नॉट इंटरेस्टेड वी डैश वैकेंट द प्रपोजल। ओके, सेंटेंस में कह रहा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशन नंबर फर्स्ट जिसे आप बोलते हो, मेरे लफ्ज़ों में बोलो तो कंडीशन नंबर, सॉरी ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन। ध्यान दीजिए, अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में लिखी होती है तो मेन क्लॉज फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, यानी प्रेजेंट में अगर होगी तो यहाँ पर सी लिखा है तो इज़ होना चाहिए। अगर यहाँ पर वी लिखा है तो विल या शैल होना चाहिए, आपको ध्यान दीजिएगा।
अगर ये कहीं ऑप्शन है तो मिल जाइए। दूसरा, अगर हम इसे सेकंड मतलब क्या बोलते हैं इसे सेमी क्लोज कंडीशन बनाओ तो यहाँ पर हमें वर लगाना पड़ेगा और अगर यहाँ पर वुड लगाना पड़ेगा तो ये भी नहीं है, ऑप्शन में है नहीं। अगर मैं इसे कंडीशन मतलब क्लोज कंडीशन बनाओ जो कि हमारी पास्ट की बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन है, तो वहाँ पर हमें इधर हैड बिन लगाना पड़ेगा और उधर वुड हैव या कुड हैव लगाना पड़ेगा और वैकेंट को वैकेंट भी नहीं बन पाएगा, यानी ये सब खत्म। सो सिंपली आपका आंसर यहाँ पर क्या है, इधर इज़ इधर विल। आप याद रखना, कंडीशनल सेंटेंस एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, बड़े आसान होते हैं, टफ नहीं होते हैं। तो इफ़ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड वी विल वैकेंट द प्रपोजल। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। द पुलिस फोर्सेज, आप ध्यान दीजिए, द पुलिस फोर्सेज डैश एन ऑपरेशन टू ट्रेस आउट। ट्रेस आउट का मतलब होता है पता लगाना, है ना, किसी के ठिकानों को पता लगा लेना तो ट्रेस आउट कर लेना। द किडनैप्ड पर्सन, है ना, किडनैप्ड पर्सन, जो पर्सन जो किडनैप्ड हुआ है उसे तो पता लगा लिया। अब देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना, जब हैव की फॉर्म्स कोई भी फॉर्म्स जब हेल्पिंग वर्ब बनती है तो इसके साथ जो वर्ब की मेन वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी जो कि नहीं है, तो गलत हो जाएगा। पुलिस फोर्सेज प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। हैव के साथ लॉन्च दे रखा है, ये भी खत्म हो जाएगा, बी खत्म। ऑप्शन नंबर सी हैव लॉन्च्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हैज़ लॉन्च्ड गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, तो हैज़ खत्म, सिंगुलर। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 94 का सी होगा, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 95 में देखते हैं। 95 में कह रहा है कि द गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन। ओके, हमें यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, बताइए ज़रा। गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, उसके क्या बोलते हैं, उसे मोनार्की बोलते हैं, है ना, मोनार्की, राजतंत्र, मोनार्की बोलते हैं। डेमोक्रेटिक क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन बाय इलेक्टेड पीपल, है ना, गवर्नमेंट रन बाय इलेक्टेड पीपल, जिस डेमोक्रेसी बोलते हो ना, तो डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट रन बाय इलेक्टेड पीपल, जैसे इंडिया है हमारे भारत डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट रन बाय इलेक्टेड पीपल उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 95 का आंसर बी बॉल हो जाएगा, मोनार्की। प्लूटोक्रेसी क्या होता है, प्लूटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल, धनी लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल। ऑटोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, और जनरली जो वन पर्सन के द्वारा कोई सरकार चलती है तो ऑटोक्रेटिक हो जाती है, ऑटोक्रेसी हो जाती है। ऑटोक्रेसी मतलब वो तानाशाही हो जाती है, ऑटोक्रेट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन या गवर्नमेंट रन बाय ऑटोक्रेट, ध्यान दीजिएगा, तो उसका मतलब होता है ऑटोक्रेसी, तानाशाही जिसे बोलते हैं। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स, बड़ा अच्छा है, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स। अगर ये समबडी एल्स ना लिखा होता, बाय वन सेल्फ लिखा होता तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी हो जाता। ऑटो मतलब खुद और बायोग्राफी मतलब जीवनी, लेकिन ये खुद की होती, जब खुद ही लिखते तब, जैसे मैं अपनी जीवनी मैं ही लिखूँ तो ऑटोबायोग्राफी होगी, लेकिन किसी दूसरे ने मेरी जीवनी लिखी तो ये सिंपली बायोग्राफी हो जाएगी। आंसर आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर, बायोग्राफी होना चाहिए। आंसर क्या होगा, बायोग्राफी होगा, है ना। जरा देख लीजिए मीनिंग फटाफट। ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा यहाँ पर, ऑटोग्राफी मैंने बता दिया। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, मानव जाति विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। आगे बढ़ते हैं 97 का देते हैं। एन एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ एन एथनिक ग्रुप, किसी एथनिक ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर कास्ट को, किसी पर्टिकुलर समूह को मार देना, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जेनोसाइड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, जेनोसाइड। क्योंकि होमिसाइड में क्या होता है, इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को मारता है, होमिसाइड में एक पर्सन दूसरे पर्सन को मारता है, उसे होमिसाइड बोलते हैं। जेनोसाइड में क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का कास्ट, पर्टिकुलर टाइप का ग्रुप या कोई ऐसा मार दिया जाता है, उसे जेनोसाइड बोलते हैं, जैसे नरसंहार बोलते हो। सो ऑप्शन नंबर 97 का सी हो जाएगा, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर सी। पैट्रीसाइड मतलब, पैट्री मतलब पिता होता है और साइड मतलब किलिंग होती है, क्योंकि देखो साइड इसमें रूट वर्ड आया है। अब मैंने रूट वर्ड अपनी क्लास में बताया है साइड का, बहुत सारे साइड के वर्ड होते हैं ना, तो इसमें साइड रूट वर्ड है। साइड का मतलब होता है किलिंग, है ना, किलिंग या डिस्ट्रक्शन। जहाँ भी साइड वर्ड आए, ध्यान रखना, ये रूट वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ भी ये साइड वर्ड रूट वर्ड लगा हो उसका मतलब होता है किलिंग या डिस्ट्रक्शन, किसी को मारना। जैसे पैट्रीसाइड यानी पैट्री मतलब पिता होता तो पैट्रीसाइड हो जाए, जैसे मैट्रीसाइड, मैट्री मतलब माता तो माता की हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या। सुसाइड मतलब स्वयं, तो खुद की हत्या। जेनोसाइड मतलब नरसंहार। होमिसाइड मतलब एक पर्सन, एक इंसान दूसरे इंसान को, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मारने लगे तो होमिसाइड होता है वहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर 97 का सी हो जाएगा, है ना। जैसे खुद की वाइफ को मार देना, ऑक्सरीसाइड, है ना, खुद के बच्चों को मार देना, फिलीसाइड, इस टाइप के।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 98 में क्या कह रहा होगा, पूजा डज नॉट नो, डज नॉट लिखना चाहिए था यहाँ पर, है ना। पूजा डज नॉट नो, पूजा डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। अगर कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलिटरेट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, इलिटरेट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। इनवल्नरेबल, वल्नरेबल इंसान वो इंसान होता है जिसको आप बेवकूफ़ बना सकते हो, जिस पे आप चोट पहुंचा सकते हो। लेकिन इनवल्नरेबल उसका उल्टा हो जाएगा, जिसको आप चोट ना पहुंचा सको, जिसको आप बेवकूफ़ ना बना सको, है ना। इसका हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98 का। 99 में कह रहा है वर्ड्स रिटन ऑन दी टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन के टॉम्ब पर अगर लिखा गया है तो उसे बोलते हैं एपिटाफ। बहुत ही आसान है, आपने पढ़ रखा होगा। एपिटाफ बोलते हैं। मनुस्क्रिप्ट मतलब अपने हाथों द्वारा लिखी गई कविताएं, लाइनें, उन्हें मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब कहीं कहीं बोर्ड पर, कहीं दीवारों पर कुछ लिखा हो, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इनग्रेव का मतलब होता है गोदना कहीं पर, है ना। किसी पत्थर पर कुछ लिखाया गया है, बनाया गया है, ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, उन्हें इनग्रेव करना बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 99 का जो हो जाएगा एपिटाफ हो जाएगा। 100 देख लेते हैं, लास्ट वर्ड। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर इंसिस्ट करे, बहुत ज़्यादा जोर दे, जिद बना रहे, अड़ा रहे, उसे बोलते हैं स्टिकलर, है ना। स्टिक हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, स्टिक हो गया, वो चिपक गया बोलते हैं ना उस पर, तो स्टिकलर बोलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टिकलर। ऑप्शन नंबर बी। डिसिप्लिनेरियन मतलब जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अपने अंदर रखता हो। इंस्टेंटेनियस जो जल्दी काम करे। बोस्टर मतलब जो बहुत ज़्यादा डींगे मारे, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें बोले, उन्हें बोस्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 का बी। इस हिसाब से मैंने आपको एक वीडियो बनाया और ये जो पूरा पेपर है ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का है, प्रीवियस ईयर का। आप इनको पेपर को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको कुछ काम की चीज़ लगती है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको सारी चीज़ें आ रही हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका एग्ज़ाम 4-5 दिनों बाद है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।